बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। और आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन लोकोमोशन इन मैमल्स के अंदर उसका जो दूसरा पार्ट है, द स्कल एंड टीथ, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैमल्स के स्कल के अंदर जो बेसिक पैटर्न है वो ऐसे ही है जैसे रेप्टाइल्स के स्कल होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो मॉडिफिकेशंस आई हैं यहाँ तक आते आते, उसके अंदर मैमल्स के स्कल ज़्यादा हैवी हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक चीज़ जिसकी बेस के ऊपर रेप्टाइल और मैमल की स्कल को आपस में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है वो है जॉ आर्टिकुलेशन का मेथड, मतलब कि अटैचमेंट ऑफ जॉ और मूवमेंट ऑफ जॉ, जबड़े की हड्डी जो होती है। तो रेप्टाइल्स के अंदर जो जबड़े की हड्डी है, ये जबड़े के पीछे दो छोटी छोटी बोन्स होती, वहाँ पे आर्टिकुलेट करती, मतलब कि अप डाउन मूव करती है। तो मैमल्स के अंदर ये जो छोटी बोन्स है, अब ये मिडल ईयर के अंदर है और स्टेप्स के साथ इनको मिडल ईयर ऑसिकल्स कहा जाता है। तो ये वाली जो छोटी वाली तीन बोन्स होती हैं, ये वही हैं जिनको हैमर, एंविल और स्टिरअप कहा जाता है, वो वाली। तो अब यहाँ पे मैमल्स के अंदर दो बोन्स तो मिडल ईयर के अंदर चली गई, तो इनका जो लोअर जॉ है ये सिंगल वन पीस बोन की फॉर्म के अंदर होता है और ये स्कल की लोअर राइट और लेफ़्ट साइड के ऊपर अटैच होता है और वहीं पे आर्टिकुलेट करता है। उसके अलावा दूसरी जो मॉडिफिकेशन आई वो है सेकेंडरी पैलेट की। तो ये करैक्टर वर्टिब्रेट्स के अंदर आया और आर्कोसार लीनिएज के अंदर और साइनेप्सिड लीनिएज के अंदर ये इवॉल्व हुआ। कुछ थ्रेप्सिड के अंदर ये था कि छोटे शेल्फ लाइक एक्सटेंशन थे जो कि हार्ड पैलेट का ही आगे को बढ़ा हुआ हिस्सा था। इसका काम ये था कि नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी, यानी कि नाक का रास्ता और मुंह का रास्ता, इन दोनों को अलग-अलग करना था। तो मैमल्स के केस के अंदर ये हुआ कि सेकेंडरी पैलेट बना, यानी कि मुंह की जो छत होती है ऊपर वाली साइड मुंह की, इस पे जो अगली साइड के ऊपर बोन होती है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं, वो सख्त वाली बोन से बनता है। और जो उसका पीछे वाला हिस्सा होता है, यानी कि माउथ की जो बैक साइड बनती है अंदर से, उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। वो ऊपर और नीचे मूव कर सकता है। और हम कोई चीज़ जब निकलते हैं तो हार्ड पैलेट तो अपनी जगह पे रहता है, लेकिन सॉफ्ट पैलेट ऊपर को मूव करता है ताकि गले का रास्ता ज़रा खुला हो जाए, वो चीज़ गले के अंदर मूव कर जाए। इसके अलावा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये है कि ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी को अलग-अलग करता है। यानी कि कोई भी चीज़ जो माउथ के अंदर है वो नेज़ल कैविटी के अंदर नहीं जा सकती। इसके पीछे बैकग्राउंड रीज़न या इसका सबसे पीछे जो बैकग्राउंड इम्पोर्टेंस है वो ये है कि नाक के ज़रिए हम सांस लेते हैं, और अगर नाक और मुंह का रास्ता एक ही होगा तो खाने के दौरान कोई चीज़ सांस की नाली में जाने का ख़तरा होता है, जिससे डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए एक तो दोनों पाथवेज़ या दोनों पैसेजेस को अलग-अलग कर दिया गया। और दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ ऐसी अडाप्टेशंस हैं जिसमें जब हम कुछ चीज़ निगल रहे होते हैं तो सांस लेना थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ निगलते हुए सांस ली जाए तो उस चीज़ का या उसके किसी छोटे मोटे पीस का, पार्ट्स का सांस की नाली में जाना, उसका ख़तरा होता है, जिससे फिर शदीद किस्म की खांसी आती है और इवन कि डेथ भी हो जाती है। और कई दफ़ा होता है कि ऐसे खाना खाते हुए अगर बोलने की कोशिश करें तो उसमें ये होता है कि शदीद किस्म की खांसी आती है। तो वो तब होती है कि जब खाने का एक छोटा सा ज़र्रा, इवन के पानी का एक कतरा ट्रेकिया के अंदर, यानी कि सांस की नाली के अंदर चला जाए, तो वो ऑटोमेटिकली शदीद खांसी आती है, ताकि उस फोर्स के साथ उस चीज़ को बाहर को पुश किया जा सके। और जब तक वो चीज़ वापस ट्रेकिया से निकल नहीं जाती, खांसी का वो दौरा ख़त्म नहीं होता। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जब कोई चीज़ हम चबा रहे होते हैं इसके अलावा, तो उस दौरान हम सांस ले लेते हैं, सिर्फ निगलने के दौरान सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ठीक है, ये डायग्राम है जिसके अंदर एक जो मैमल है इसके अंदर जो हार्ड पैलेट है और जो सेकेंडरी पैलेट है जिसको सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं, वो दोनों दिखाए गए हैं। तो ऊपर से देखें, यहाँ
यहाँ से करके इसके अंदर ये जो ऊपर वाला रास्ता है यहाँ से स्टार्ट होके ये आगे तक जाता है, ये नेज़ल पाथवे है यानी कि नाक का रास्ता, और जो ये नीचे वाला है ये ओरल पाथवे यानी कि ये नीचे से इधर को गले में चला जाएगा। तो दरमियान के अंदर ये वाली बोन है जिसको पैलाटाइन बोन कहा जाता है, तालू की हड्डी, जो कि इन दोनों पाथवेज़ को अलग-अलग रखती है। तो जो नीचे वाली डायग्राम है इसमें ये जो ब्लू कलर ये फूड को शो करता है, और ये फूड का पैसेज दिखाया गया कि फूड यहाँ से होती हुई ये इस रास्ते के अंदर चली जाएगी। और ये जो रेड कलर का एरो है ये जो सांस की डायरेक्शन है यानी कि एयर अंदर जा रही है ये उसको शो करता है। इसके अंदर आप देखें कि ये रेड कलर का एरो यहाँ से होता हुआ और इधर, तो उसके बाद ये जो थोड़ा बड़ा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है ये वाला, ये एपिग्लोटस और ग्लोटस जो आपने पढ़ा था ना कि जब कुछ चीज़ निकल रहे होते हैं तो एक कवर लाइक या लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सांस की नाली को टेम्परेरीली बंद कर देता है। लेकिन इसी वजह से अगर कोई चीज़ यहाँ पे पहुँच गई है खाते हुए और उस दौरान बोलेंगे तो ये लिड ओपन हो जाएगा, क्योंकि कोई बोलता है जब तभी हवा बाहर आती है तभी बोल सकता है। ट्रेकिया से हवा बाहर जा रही है, एपिग्लोटस ओपन हो गया और उस दौरान जो चीज़ यहाँ से गुजर रही है उसका फिर सांस की नाली में जाने का ख़तरा होता है, तो ऑटोमेटिकली ये भी बंद हो जाता है और सांस का रास्ता भी अलग है। इसलिए कोई भी जानवर जब अपने माउथ के अंदर किसी चीज़ को खाने से पहले उसको चबा रहा है तो उस दौरान वो सांस ले सकता है, क्योंकि नेज़ल पासवे और ओरल पासवे दोनों अलग-अलग हैं। उसके बाद आते हैं टीथ। तो टीथ एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है और किसी भी एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के अंदर ख़ास तौर पे जो फॉसल्स की आइडेंटिफिकेशन होती है उसके अंदर जो टीथ का रोल होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैमल्स के अंदर जो टीथ हैं ये पिछले ग्रुप्स की निस्बत डिफरेंट है। तो रेप्टाइल की एग्जांपल हर जगह मैमल के साथ इसलिए दी जाती है क्योंकि मैमल्स को रेप्टाइल के ही डिसेंडेंट्स कहा जाता है। तो रेप्टाइल्स के केस के अंदर जितनी भी टाइप्स हैं इसकी, यानी कि चाहे स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं या क्रोकोडाइल्स हैं, इनके मुंह के अंदर जितने भी दांत होते हैं वो साइज़ में छोटे बड़े तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो शेप होती है और पैटर्न होता है वो एक ही तरह का होता है। तो वो कोनिकल शेप टीथ होते हैं, जिस तरह से कौन उल्टी करके रखी हुई है, या फिर जिस तरह से एक ज़रा मोटी वाली नीडल होती है, इस तरह के, मतलब कि दांत गोल होते हैं, लंबे होते हैं और उनका सिरा आगे से नोकदार होता है। तो सारे ही दांत इनके एक ही तरह के होते हैं। इस तरह के दांतों को होमोडोंट डेंटिशन कहा जाता है। होमो का मतलब होता है सेम, डोंट का मतलब होता है दांत। तो मैमल्स के केस के अंदर जो इनके मुंह में मौजूद दांत होते हैं ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड होते हैं। इस तरह से मैमल्स के मुंह के अंदर 3 या 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। रेप्टाइल्स के केस के अंदर ऐसे नहीं था। इसके अलावा जो रेप्टाइल्स के टीथ होते हैं ये इनके जबड़ों के ऊपर या थोड़ा उनके अंदर करके अटैच होते हैं, लेकिन मैमल्स के केस के अंदर जो जबड़ों की हड्डियाँ होती हैं ऊपर वाले जॉ की और नीचे वाले जॉ की, इनके अंदर पहले से ही सॉकेट यानी कि खाने बने होते हैं जिनके अंदर दांत फिट होते हैं। तो दांतों के जितना पोर्शन आपको बाहर नज़र आता है इससे कहीं ज़्यादा लंबा पोर्शन, जिसको इसकी रूट कहा जाता है, वो अंदर जो जॉज़ की बोन्स होती हैं उनके अंदर फिट होता है और बड़ी मजबूती से फिट होता है। उसके बावजूद कोई अपने दांत को ख़राब कर ले, उसको निकलवाना पड़े, तो वो उसके लिए फिर अच्छी खासी मेहनत से ख़राब करना पड़ता है। लेकिन कुदरती तौर पे इस तरह से बने होते हैं कि अगर इनका ख्याल किया जाए तो ये कभी भी ख़राब नहीं होते या टूटते नहीं हैं। इसलिए अपने दांतों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि रूट कैनाल करवाना, दांत निकलवाना, इनको फिल करवाना, रिपेयर करवाना, ये काम अच्छा खासा पेनफुल है और इसमें बहुत ज़्यादा ज़लालत भी है। तो मैमल्स के केस के अंदर नॉर्मली दांतों के 2 सेट्स आते हैं। कुछ मैमल्स के अंदर 2 से ज़्यादा दफ़ा भी उनके दांत निकल आते हैं, जिस तरह से एलिफेंट के अंदर है। लेकिन मोस्टली मैमल्स के अंदर, जिनमें इंसान भी आता है, इनके दांत टोटल ज़िंदगी में 2 दफ़ा निकलते हैं। दांतों का जो पहला सेट होता है उसको मिल्क टीथ कहते हैं। तो ये पैदा होने के कुछ टाइम के बाद आते हैं। तो कुछ एनिमल्स के अंदर ये जो दांत होते हैं, ये इंसान के अलावा मैमल्स की बात हो रही है, इनके अंदर जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मुंह के अंदर जो मिल्क टीथ हैं वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। तो मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ, क्योंकि ये गिर जाते हैं बाद में एक टाइम के बाद, इस करके इनको
नॉन परमानेंट टीथ या दूध के दांत कहा जाता है। और उसके बाद इनकी जगह पे जो दांत निकलते हैं उनको परमानेंट टीथ कहते हैं, जो मिल्क टीथ की निस्बत साइज़ में बड़े भी होते हैं, ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में सारी ज़िंदगी अगले 60-70 साल के लिए चलना होता है। तो एडल्ट मैमल्स के अंदर तकरीबन 4 तरह के दांत होते हैं। सबसे आगे जो चौड़े और बारीक आगे से चिज़ल लाइक टीथ होते हैं उनको इंसाइज़र कहा जाता है। इंसान के केस के अंदर 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। ये नॉइंग या निपिंग यानी कि किसी चीज़ का पीस काटने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं साइडों पे 2 ऊपर और 2 नीचे टीथ, इनको कैनाइंस कहा जाता है। लंबे सीधे और कौन की शेप के होते हैं, और इनको चीज़ों को पकड़ने के लिए या फिर जो दूसरे जानवर हैं जिस तरह से शेर चीते वगैरह वो इसको शिकार करने के लिए और शिकार को मारने के लिए या उसका गोश्त फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर जो कैनाइन टीथ हैं ये लंबे लंबे होते हैं, लेकिन जो ओमनीवोरस एनिमल्स हैं जिस तरह से इंसान है उनके अंदर ये टीथ छोटे होते हैं। और वो वाले जानवर जो कि हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जिस तरह से बकरियां और गाय भैंस वगैरह, उनके अंदर ये दांत होते हैं। उसके बाद कैनाइन के बाद ऊपर और नीचे होते हैं प्री मोलर, यानी कि ये दाढ़ें होती हैं ऊपर से थोड़ी पॉइंटेड होती हैं किसी चीज़ को मतलब कि काटने के ही काम आती हैं, और उसके पीछे चौड़ी वाली दाढ़ें होती हैं बड़ी वाली, जिनको मोलर्स कहा जाता है। तो मोलर के ऊपर च्यूइंग सरफेस होती है, उभरे हुए हिस्से होते हैं जिनको कस्प या कॉन कहा जाता है। तो जिसकी बेस से जानवर जो है अपनी फूड को बिल्कुल छोटे बारीक पीसेस में ग्राइंड करते हैं ताकि फिर उसको निकला जा सके। उसके बाद डेंटल फार्मूला है। डेंटल फार्मूला दो एनिमल्स का यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेंटल फार्मूला अपर या लोअर हाफ जबड़े के अंदर जो दांत होते हैं उसमें मौजूद टीथ को कहा जाता है। तो ये मैं आपको एक दूसरी वीडियो के अंदर डिटेल से करवा देता हूँ, जिसके अंदर हम बाकी इंसान और दूसरे जो मैमल्स हैं उनके दांतों को आपस में कंपेयर भी करेंगे कि ये किस तरह के होते हैं। उसके बाद जो मैमल के टीथ यानी कि डेंटिशन, किसी जानवर के मुंह में जितने भी दांत प्रेजेंट होते हैं उसको डेंटिशन कहा जाता है। ये अलग-अलग डाइट के लिए मॉडिफाइड होते हैं। मतलब हर्बीवोरस एनिमल्स के दांत और तरह के होते हैं, कार्निवोरस के और तरह के होते हैं। उसके बाद जो ओमनीवोरस हैं उनके और तरह के होते हैं। मज़ीद इसके अंदर जो स्पेशलाइजेशंस आती हैं इसमें फ्रूगीवोर्स आते हैं, वो जानवर जो कि फ्रूट्स खाते हैं। और इसके अलावा नेक्टर वगैरह पे फीड करने वाले एनिमल्स होते हैं। और कुछ होते हैं जिनको एंट ईटर कहा जाता है, जो कि चूंटियाँ खाते हैं। तो कुछ जानवरों के अंदर मुंह में ज़्यादा दांत होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कुछ के अंदर नेचुरली सिरे से दांत होते भी हैं, जिनके अंदर दांत नहीं होते। इसकी एग्जांपल के अंदर आर्माडिलो है और जाइंट एंट ईटर है, जो कि ऑर्डर इडेंटेटा या जिनार्थ्रा के अंदर आते हैं। चूँकि ये दीमक और चूंटियों को खाते हैं इसलिए इनके मुंह में दांत रिड्यूस होकर ख़त्म हो गए होते हैं, क्योंकि चूंटियाँ या दीमक इनको चबाना या छोटा नहीं करना पड़ता है, इनको साबुत ही निकल लेता है। कुछ मैमल जिस तरह से इंसान है जो कि ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, उसके अलावा पिग्स हैं, ये प्राइमेट्स में नहीं हैं, और ऑर्डर आर्टियोटेक्टा में आते हैं। ये ओमनीवोरस है, मतलब कि ये कई तरह की चीज़ें एनिमल मटेरियल या प्लांट मटेरियल खा लेते हैं। इनके जो अगले वाले दांत होते हैं वो शार्प रिपिंग टीथ होते हैं, और ये किसी चीज़ का पीस काट के अलहदा कर सकते हैं। पिछले वाले जो दांत होते हैं ये ऊपर से थोड़े चिपटे होते हैं और इनके ऊपर उभरे हुए हिस्से बने होते हैं, जिससे जो चीज़ें हैं उनको चबाया जा सके और उनको छोटा छोटा किया जा सके। तो वो वाले जानवर जिनकी डाइट में प्लांट मटेरियल ज़्यादा होता है उनके अंदर जो दाढ़ें होती हैं उनकी बहुत बड़ी चौड़ी और ऊपर से रफ़ एजेस वाली होती हैं, ताकि प्लांट मटेरियल जो कि सख्त है उसकी सेल वॉल्स होती हैं उसको चबाया जा सके। तो आप इसकी एग्जांपल इसी तरह से देख लें कि मतलब जो गाय भैंस वगैरह होती है ये वो भूसा तूड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें, सूखी टहनियाँ वगैरह भी खा लेते हैं। और कई जानवर मतलब कि गाय भैंस हैं मतलब कि साबुत गन्ना भी चबा के खा लेते हैं छिलके समेत। तो इंसान ऐसे नहीं कर सकता, ना उसको चबा सकता छिलके समेत। रीज़न ये है कि हमारा जो दांत हैं वो इस काबिल नहीं होते, इतने पावरफुल या इतने चौड़े नहीं हैं। उसके बाद कुछ एनिमल्स के यहाँ पे दांतों की एग्जांपल दी गई है। सबसे ऊपर जो ए वाली डायग्राम है ये इंसान की स्कल है, होमो सैपियंस या ओमनीवोरस है। उसके बाद जो बी वाली नीचे है ये एक हर्बीवोरस की स्कल है जो कि मेल फेलोडियर है, इसको डैमा डैमा कहा जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और इसके अंदर ये ये इसके इंसाइज़र हैं, ये इसकी प्री मोलर्स और मोलर्स हैं, जो दरमियान में खाली जगह है इसको डायस्टीमा कहा जाता है।
तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, बाकी एनिमल्स के अंदर नहीं आती। उसके बाद जो अगली वाली सी वाली एग्जांपल है, ये है रोडेंट की स्कल, जिसको बीवर कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम कैस्टर कैनाडेंसिस है। तो ये लकड़ी वगैरह के ऊपर फीड करता है, दरख्तों को काट काट के गिराता है, इस करके इसके इंसाइज़र बड़े और चिज़ल लाइक हैं, यानी कि छेनी की तरह के हैं। उसके बाद इसमें भी एक गैप यानी कि डायास्टीमा, और पीछे इसकी दाढ़ें हैं। और सबसे नीचे जो कार्निवोरस की स्कल है, कोयोटी गीदड़ की तरह का एक जानवर होता है, पाकिस्तान में नहीं होता, यूएसए वाली साइड पे होता है। पाकिस्तान में इस तरह का जो जानवर होता है उसको जैकॉल यानी कि गीदड़ कहा जाता है, ये भी वैसा ही होता है। तो उसका साइंटिफिक नेम कैनस लेरेंस है। और इसके अंदर देखें कि शुरू में इसके इंसाइजर हैं, लेकिन इसके जो केनाइन टीथ हैं वो काफ़ी बड़े और लंबे हैं। उसके बाद इसकी प्री मोलर्स और मोलर जो इसकी दाढ़ें हैं वो भी ऊपर से नोकदार यानी कि पॉइंटेड हैं, ताकि कच्चा गोश्त जो ये खाते हैं उसको चबा के, उसको काट के उसके पीस छोटे छोटे कर सकें। तो मेनली वो एनिमल जिस तरह से बीवर की तरह के एनिमल्स होते हैं, इनके दांत ऊपर से उसकी जो एज होती है वो होती है तिरछी। रीज़न ये होता है कि इनके दांत का जो अगले वाला मतलब कि फ्रंट वाली साइड होती है उस पर इनेमल की कवरिंग होती है, जो उसकी बैक वाली साइड होती है अंदर वाली, उस पर इनेमल की कवरिंग नहीं होती। इसलिए जब ये किसी चीज़ को चबाते हैं तो इनके दांत आगे से स्लो घिसते हैं, पीछे से ज़्यादा तेज़ घिसना शुरू हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इसके जो दांतों के ऊपर से सरफेस है वो ऊपर से तिरछी और तेज़ हो जाती है। जिस तरह से चिज़ल यानी कि छेनी होती है, टूल होता है जिससे लकड़ी को छीलते हैं, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, वो भी आपको भी दिखा देते हैं। उसके बाद डायास्टीमा के अंदर कोई दांत नहीं होता, खाली जगह होती है। जिन एनिमल्स के अंदर डायास्टीमा पाया जाता है उनकी स्कल आगे को लंबी स्नाउट वाली यानी कि थूथनी वाली होती है। उनका फेस मतलब कि आगे से फ्लैट या गोल नहीं होता, आगे को बड़ा होता है, जिस तरह से बकरी, डियर, गाय, भैंस वगैरह इस तरह का। तो ये अडाप्टेशन इसलिए है कि इनके इंटीरियर टीथ स्कल में आगे करके हो जाते हैं, ताकि इनको फूड पकड़ने में और उसको हासिल करने में आसान नहीं रहे। इनके जो पीछे वाले दांत होते हैं, इनकी हाई एक्सपोज सरफेस होती है जिसको क्राउन कहा जाता है, और उसके इनके ये दांत लगातार ग्रो करते हैं। रीज़न ये है कि जो प्लांट मटेरियल होता है ये बहुत ज़्यादा सख्त होता है, और इसको चबाने के अंदर दांत आहिस्ता आहिस्ता घिसते रहते हैं। और अगर इनके दांत लगातार ग्रो नहीं करेंगे तो इनके दांत मतलब कि 1.5-2 साल के अंदर घिस के बिल्कुल छोटे हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस तरह के जानवर जो ज़्यादातर प्लांट मटेरियल के ऊपर फीड करते हैं, इनके दांत लगातार ग्रो करते रहते हैं। ख़ास तौर के ऊपर जो ऑर्डर रोटेंशिया है मैमल का, जिसमें ये चूहे वगैरह आते हैं, वो जानवर कुतर के खाते हैं। इनके दांत, इवन कि इनके जो फ्रंट वाले दांत इंसाइज़र होते हैं, वो भी बड़ी स्पीड के अंदर ग्रो करते हैं। इसी वजह से ये हर चीज़ को जो कि इनके खाने वाली नहीं भी है, यानी कि कपड़े, किताबें, लकड़ी की चीज़ें, गद्दे, चादरें, ये उनको भी काटते रहते हैं, क्योंकि अगर ये ऐसे नहीं करेंगे तो इनके दांत इतने लंबे हो जाएंगे कि इनके मुंह से बाहर निकल जाएंगे, फिर इनका मुंह बंद नहीं होगा, और उसके बाद ये मतलब कि कुछ चीज़ खा पी भी नहीं सकते और उससे मारे जाएंगे। उसके बाद प्रीडेटरी मैमल अपने कैनाइन और इंसाइज़र को शिकार को पकड़ने के लिए, जान से मारने के लिए और उसको फाड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर कॉर्निवोरा के जो मेंबर्स हैं, जिसके अंदर कोयोटीज़ आते हैं, डॉग्स आते हैं, कैट्स आते हैं, इनके अंदर चौथे ऊपर वाले प्री मोलर और पहले नीचे वाले मोलर आपस में ये कैंची की तरह की एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कार्नेशियल मैकेनिज़्म या कार्नेशियल अपरेटस कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और इसके अंदर ये फंसा के या तो गोश्त के बड़े पीस को छोटा करते हैं, या किसी जानवर को जिसको ये खा रहे हैं उसके टांग या बाजू की जो हड्डी होती है उसको तोड़ते हैं। उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम और अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। तो मैमल्स के वर्टिब्रल कॉलम को 5 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स की तरह से जो पहले वाले 2 सर्विकल वर्टिब्री होते हैं, यानी कि गर्दन के अंदर जो 2 मोहरे होते हैं, उनको एटलस और एक्सिस कहा जाता है। बाकी के जो 5 होते हैं वो उसके बाद वाले होते हैं। एटलस और एक्सिस जो होते हैं इनकी शेप थोड़ी सी अलग होती है बाकी 5 से, क्योंकि ये वो वाली जगह होती है जहाँ पे गर्दन और स्कल की बोन यानी कि सर और गर्दन आपस में अटैच करते हैं और आर्टिकुलेट करते हैं, यानी कि इनकी यूनिक शेप की वजह से जानवर अपने सर को इधर उधर ऊपर नीचे टर्न कर सकते हैं।
तो जितने भी मैमल्स होते हैं इनकी गर्दन के अंदर 7 वर्टिब्री ही होते हैं, जिनको 7 सर्विकल वर्टिब्री कहा जाता है। इसके अंदर एग्जांपल के जो ज़राफ़ा होता है उसकी गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी होती है, लेकिन उसमें भी 7 वर्टिब्री होते हैं। और वेल जिसकी गर्दन सिरे से ही नज़र नहीं आती, उसके अंदर भी 7 नेक वर्टिब्री होते हैं। तो ज़राफ़े के केस के अंदर ये वर्टिब्री लंबे होते हैं, वेल के केस के अंदर ये कंप्रेस्ड और दबे हुए होते हैं। तो कुछ इसके अंदर एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ऑर्डर ज़िनार्थ्रा के अंदर जो स्लॉथ्स वगैरह होते हैं इनके अंदर ये 6, 8 या 9 होते हैं। और मैनाटीज़ के केस के अंदर ये कम होते हैं, इनके अंदर 6 होते हैं। उसके बाद ट्रंक यानी कि जो मैमल्स की बॉडी होती है उसको थोरेसिक और लंबर रीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है। थोरेसिक चेस्ट वाला रीजन, लंबर पेट वाला रीजन। तो मैमल्स के अंदर जो डिवीज़न है ये इनके सांस लेने के मेथड के साथ भी को रिलेट करता है, क्योंकि मैमल्स को अगर मतलब इनको जब डाइसेक्ट किया जाता है तो इनके अंदर जो इनकी थोरेसिक कैविटी है और इनकी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको अलग करने के लिए दरमियान में एक बारीक शीट की तरह का मसल होता है जिसको डायाफ्राम कहा जाता है। ये सांस लेने के अंदर भी मदद करता है और चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी को भी अलग करता है। तो थोरेसिक रीजन के अंदर इसकी पसलियाँ वगैरह आती हैं। पसलियाँ जो होती हैं पीछे से थोरेसिक वर्टिब्री के साथ कनेक्टेड होती हैं और आगे से स्टर्नम यानी कि सीने की हड्डी के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो उसके साथ जो अटैच्ड कार्टिलेज होती है उसको कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं। जो कोस्टल का वर्ड है जहाँ पे भी आएगा मतलब पसलियों की बात हो रही है। बाकी की जो रिब्स होती हैं यानी कि नीचे वाली पसलियाँ ये पीछे से रीढ़ की हड्डी के साथ तो कनेक्टेड होती हैं, लेकिन आगे से सीने की हड्डी के साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो इनको फ्री रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो रिब्स का काम होता है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन है यानी कि दिल और फेफड़े, इनको प्रोटेक्ट करना। ये एक पिंजरे की तरह या बॉक्स की तरह से होता है। इसको रिब केज कहा जाता है जिसके अंदर दिल और फेफड़े होते हैं। इसके अलावा ये जो कि कर्व्ड होती हैं और पीछे से थोरेसिक वर्टिब्री और आगे से चेस्ट के साथ और रीढ़ की हड्डी के मुखड़े जो कि मूव कर सकते हैं, तो इस हिसाब से पसलियाँ भी जब कोई जानवर टर्न करता है किसी चीज़ के ऊपर, दरख्त वगैरह पे चढ़ रहा होता है या फिर साइड को गर्भत लेके लेटा होता है, जिस तरह से जानवर अक्सर कैट्स और डॉग्स जैसे लेट के बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं, तो उस वक्त जो ये जो वर्टिब्री हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है। क्योंकि बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाता है तो रीढ़ की हड्डी की शेप भी सीधी नहीं रहती, चेंज हो जाती है। तो जो वर्टिब्री हैं इनमें चूँकि फ्लेक्सिबिलिटी होती है दरमियान में, तो ये एक लिमिट तक उसको टर्न होने के लिए सपोर्ट करती है। तो लंबर वर्टिब्री यानी कि जो पेट के रीजन के अंदर रीढ़ की हड्डी के मोहरे आते हैं, इनके अंदर इंटरलॉकिंग प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि ऊपर को ऊपरे हुए हिस्से होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आकर ये एक लिमिट से ज़्यादा टर्न नहीं हो सकते, ताकि अगर ज़्यादा टर्न होंगे तो फिर रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो लिमिटेड है। उसके बाद जो इसका पेंडिकुलर स्केलेटन है मैमल्स का, ये बॉडी मतलब कि मसल्स के नीचे रोटेट करता है और ये इस तरह से होता है कि जो मैमल 4 टांगों के ऊपर खड़ा है उसके चारों अपेंडेजेस यानी कि चारों टांगें बॉडी के बिल्कुल नीचे आती हैं। इस हिसाब से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनता है वो चारों टांगों के दरमियान में बनता है। अब चूँकि चारों टांगें बॉडी के नीचे हैं, इसलिए जानवरों का जो वेट है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और मैमल्स बहुत बड़े और हैवी होने के बावजूद इजीली चल फिर लेते हैं, इवन दौड़ भी लेते हैं। तो रेप्टाइल से डिफरेंस है, क्योंकि रेप्टाइल्स के केस के अंदर ये बॉडी की साइड्स पर होते थे। इसके अलावा जो पेल्विक गिडल की हड्डियाँ होती हैं यानी कि वो जहाँ पे पीछे से टांगें अटैच होती हैं, वो एडल्ट्स के केस के अंदर आपस में अटैच होती हैं। तो चलने फिरने के अंदर तो इसका फ़ायदा है, क्योंकि हड्डियाँ चूँकि छोटी हड्डियाँ आपस में मिलकर बड़ी वाली हड्डियाँ बन जाती हैं, तो उनकी टूट फूट का, उनके वेयर एंड टियर और चलते या दौड़ते हुए या छलांगे लगाते हुए उनको झटके कम लगते हैं। लेकिन बर्थ प्रोसेस के दौरान मसला आता है, क्योंकि ये बोन्स आपस में अटैच होती हैं, इतनी जगह नहीं होती कि जो मतलब कि बेबी है वो यहाँ से गुज़र के बाहर आ सके। तो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर जो पेल्विस की दोनों बोन्स के दरमियान वाला जॉइंट है जिसको प्यूबिक सिम्फिसिस कहा जाता है, ये बर्थ के टाइम से पहले ढीला हो जाता है, जिससे पेल्विस की दोनों बोन्स एक दूसरे से अलग-अलग हो जाती हैं और बर्थ का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये दोनों बोन्स आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी पुरानी जगह पे आ जाती हैं। तो नेक्स्ट है मैमल्स के मसल्स।
तो मैमल्स की जो टांगें हैं यानी कि इनके अपेंडेजेस होते हैं बॉडी की निचली साइड पे लगे होते हैं, इसलिए इनका स्केलेटन इनकी पूरी बॉडी का वेट उठाता है। मोस्टली जो मैमल्स हैं इनका जो मसल मास है इनकी अपेंडेजेस और गिडल्स के अंदर ही कंसंट्रेटेड होता है। अपर अपेंडेजेस का मतलब ये है कि कोहनी से ऊपर और शोल्डर के आसपास वाला रीजन वहाँ पे, और घुटने से ऊपर और जो थाइस के आसपास वाला रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर इनका गोश्त और मसल्स इकट्ठे होते हैं। रनिंग मैमल के अंदर जो कि तेज़ दौड़ने वाले मैमल्स होते हैं, जिसके अंदर डियर और इसी के दूसरे रिश्तेदार आते हैं, इनकी लोअर लेग्स पतली होती हैं क्योंकि उनमें मसल्स कम होते हैं। इसलिए इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए इनकी लोअर लेग्स के अंदर बहुत सारे टेंडन्स होते हैं। टेंडन बारीक जिस तरह से वायर होती है, इस तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए, बोन्स की मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो इनकी लेग्स में इनके टखने वाले रीजन के अंदर बहुत सारे होते हैं, इवन कि हमारे पाँव के अंदर भी होते हैं, जिससे हमारे जो पाँव की फिंगर्स और बोन्स वगैरह ये सारा कुछ मूव करते हैं। हमारे हाथों के अंदर होते हैं, कलाई के अंदर होते हैं, जिसके अंदर हाथ के ऊपर हर फिंगर के साथ एक एक बारीक वायर की तरह की कॉर्ड नज़र आती है, जिससे हमारी फिंगर्स मूव करती हैं। याद रखना है कि हमारे हाथ के अंदर वो मसल्स नहीं है जिससे हमारी फिंगर्स मूव करती हैं। हमारे हाथ की फिंगर्स को मूव करने वाले मसल्स और जिससे हमारे हाथ की फिंगर्स खुलती हैं, बंद होती हैं, हम किसी चीज़ को हाथ में पकड़ते हैं, दबाते हैं ग्रिप के लिए, वो सारे के सारे मसल्स हाथ में या हथेली में नहीं होते, वो हमारे रिस्ट में यानी कि हमारी कलाई के अंदर होते हैं। तो उन मसल से फिंगर की बोन्स तक एक वायर की तरह के कनेक्शन होते हैं जिनको टेंडन्स कहा जाता है। तो उन टेंडन्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ही जो हमारी मतलब के फिंगर्स हैं ये चलती हैं। अगर इनमें से कोई भी टेंडन डैमेज हो जाए किसी वजह से तो ये बाद में ठीक तो कोई नहीं होता, और जो हाथ वगैरह है या फिंगर, जिस फिंगर का वो टेंडन है, वो सारी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाता है। इसको किसी भी तरह से रिपेयर या ठीक नहीं किया जा सकता। तो भी आपको जो दूसरी वीडियो के अंदर जो दांतों वाला टॉपिक है ये डिटेल से करवा दिया जाता है। इसमें किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।